हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए आपने जो है कि प्रूफ को भी देखा होगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 9th के जियोग्राफी को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है कि आपके जो है कि कमेंट पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए साइंस का क्लास 10 की जो साइंस है यानी कि एनसीईआरटी की, उसको जो है कि हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग आज चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। और देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है कि पूछे गए प्रश्नों के साथ में। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 के हम लोग पूरे फैक्ट को क्लियर करेंगे और जो है कि इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज हैं हम लोग जो है कि इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम जो है कि आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से आपके टीआरई 1 हो, टीआरई 3 हो, ये देख सकते हैं आपके टीआरई 1 पीआईटी में पूछा गया प्रश्न है जो कि इसी चैप्टर का है। और देखिए टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया है जो कि 6 to 8 में उसमें पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपके टीआरई 3 जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीजीटी में ये दोनों लगातार प्रश्न एक ही चैप्टर से पूछे गए थे। और यहाँ पर और भी देखेंगे हम लोग, ये प्रश्न देखिए आपका जो है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भी आपकी जो है कि टीआरई में ही पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर ये देखिए बीपीएससी टीचर 11th 12th में ये प्रश्न पूछा गया है जो कि इसी चैप्टर का है। और देखिएगा ये भी स्कूल टीचर हेड मास्टर में पूछा गया प्रश्न है जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। ठीक है, अब देखिएगा और भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जो कि 38वें बीपीएससी प्री 1992 में पूछा गया था जो कि इसी चैप्टर से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे आपके इतने प्रश्न हैं। अब हम लोग देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं देखिए पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल बुक्स को खुद पढ़ता हूँ और उसके मेन जो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उनको जो है कि हाईलाइट करता हूँ। और फिर उसके बाद जो है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने मेन चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं हमने सभी को हाईलाइट कर दिया है। और देखिए आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमसे जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और देखिए इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से जो है कि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को जो है कि डाउनलोड करके एक बार वीडियो को देख लीजिए और यहाँ पे पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हमारा जो है कि यही प्रयास है। और एक बार हम दिखाना चाहेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित जो चीज़ें हम लोग ऊपर पढ़ेंगे उससे संबंधित हमने जो है कि एमसीक्यूज भी यहाँ पर डाल रखे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट को जो है कि दिमाग में बिल्कुल क्लियर किया जाए। ठीक है, यानी कि दिमाग में जो है कि भर दिया जाए तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर को अगर लास्ट तक पढ़ लेते हैं और सभी एमसीक्यूज को देख लेते हैं तो फ्रेंड्स देखिए ये एमसीक्यूज आपके बिल्कुल कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रश्न और जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको हमने बुक्स को जो चीज़ें हम ऊपर पढ़ाएंगे उनको हाईलाइट वाले पॉइंट भी हम यहाँ पे नीचे रख दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए वीडियो फ्रेंड्स पसंद आए तो उसको जो है कि लाइक करिएगा और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो में जो है कि देरी न करते हुए जो है कि वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स आपके जो है कि टीआरई 4.0 को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न आपके साइंस के वो जो है कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन बाय लाइन उठाए गए थे। ठीक है, और देखिए जो अतुल प्रसाद टीआरई 1 में ही बोल दिए थे, जो बीपीएससी के चेयरमैन थे, उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो है कि इधर उधर की बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको जो है कि एनसीईआरटी की ही बुक्स पढ़नी है। ठीक है, देखिए हमने सारा चीज़ मटेरियल आपको दिखा दिया है। अगर फ्रेंड्स वीडियो नहीं पसंद आए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो चीज़ें हमने हाईलाइट किया है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जो है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए ये आपके कुछ रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ये इनको आपको याद में ये रखना है जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। देखिए गर्मियों में कमरे के ताप पर
दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन पकाया जाता है, ये भी एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए हम सांस लेते हैं, ये भी एक क्या है, तो रासायनिक ही परिवर्तन है। ठीक है, देखिए इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, यही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है कि एमसीक्यूज में भी क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये जो है कि हम, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो इसमें नहीं दिया गया है, दूध से दही जमना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, यहाँ से जो है कि आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा और पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। किसका होता है, तो मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। याद रखिएगा, जब श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक है, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो इतना जो है कि आपको यहाँ से नोट डाउन करना है। ठीक है, देखिए सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो जो है कि आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा, ऊपर दिए गए क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हमें निर्धारित कर सकते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो जो है कि आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है और गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो जाता है, तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। ये क्या है, रासायनिक जो है कि अभिक्रिया के लक्षण हैं। ठीक है, ताकि पता चल जाता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। चित्र के नीचे क्या दिया गया है, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इतना जो है कि आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या है, यहाँ पर देखिएगा ये मैग्नीशियम है। ठीक है, और ये देखिएगा ऑक्सीजन है। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, और ये जो आपके बाएं साइड ये क्या है, तो आपका जो है कि बायां साइड है और ये क्या है, आपका दायां साइड है। तो दायां साइड है। ठीक है, और बाएं साइड में आपका क्या होता है, तो अभिकारक होते हैं। ये जो प्लस के निशान में लिखा गया है, आपके बाएं साइड में अभिकारक होते हैं और दाएं साइड में क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ये जो है कि आपको इतना याद रखना है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये आप जो है कि नोट डाउन करिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें जो है कि अभिकारक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो है कि परिभाषा से भी प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ से इनको भी आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। तो ये जो है कि आप जो है कि नोट डाउन करिएगा, ये हमने एमसीक्यूज में भी डाला है। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके क्या बनेंगे, तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिएगा तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यानी कि ये जो तीर का ये जो सिरा होता है, ये नुकीला वाला, ये उत्पाद की तरफ होता है। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो ये तीर क्या दर्शाती है कि इसमें जो है कि अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से आपके कुछ फैक्ट बनते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को
दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपके फैक्ट थे। और यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, तो ये आपको जो है कि पढ़ना है। और यहाँ से देखिएगा कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आएंगे जो हमने हाईलाइट कर रखा है। तो यहाँ से देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नया निर्माण नहीं होता है और यहाँ पर कुछ विनाश भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये समीकरण में जो है कि कहा जा रहा है। और अब देखिएगा ये क्या है, तो संतुलित यहाँ पर किया गया है समीकरण को। देखिए यहाँ पर देखिएगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, अभिकारक हैं। और यहाँ पे जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, उत्पाद बना है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है कि आपके फैक्ट हैं। अब देखिएगा कुछ और अन्य उदाहरण हैं यहाँ पे, इसको भी आप जो है कि देख लीजिएगा। और ये देखिए संतुलित जो है कि इसी समीकरण जो ऊपर दिया गया था, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां वाला जो है कि अभिकारक, और यहाँ पे राइट वाला यानी कि दायां वाला क्या है, उत्पाद है। इनको जो है कि संतुलित किया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 4 5 5 2 7 और 1 8, यहाँ पर भी 8 द्रव्यमान है और यहाँ पर भी 8 द्रव्यमान, यानी कि इन दोनों समीकरण को संतुलित किया गया है। ठीक है, और अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं मिलेंगे। और आप जो है कि थोड़ा सा अगर आप फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमने MCQs में भी डाला हुआ है। यहाँ से ये जो हमने हाईलाइट किया है, तो देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल विधि एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक विधि है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से कुछ आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के यहाँ से आएंगे। और यहाँ से देखिएगा, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। तो किनको लिखा जाता है, तो ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट जो है कि आपका निकल के आया है। और देखिएगा यहाँ से कुछ और भी आपके फैक्ट हैं। और यहाँ से देखिए, जो हमने प्रश्न ऊपर दिखाया था यहीं से पूछा गया था आपके जो है कि TRE 1 में और TRE 3 के 6 to 8 में, मैथ और साइंस में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा जो है कि उत्पन्न करता है। तो यहाँ से ये फैक्ट जो है कि आपके निकल के आए हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, और यहाँ से क्या है, जल है, और यहाँ से देखिए बुझा हुआ चूना का निर्माण हुआ और यहाँ से अधिक मात्रा में ऊष्मा क्या है, निकल के आई है। ठीक है, उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिएगा, और यहाँ से देखिए ये इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ से जो है कि आप इसको नोट डाउन करिएगा, और यहाँ से आप नोट डाउन करके जो है कि इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, आगे ये जो ब्रैकेट में क्या आप जानते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित हुए बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बूझे हुए चूने का जो है कि प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर देखिएगा का निर्माण होता है और इसे दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये क्या है, और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3 ही है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Ca और यहाँ पर देखिएगा CO3, ये क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण,
तो संयोजन अभिक्रिया के देखिए उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा कोयले का दहन ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। और जल का निर्माण ये क्या है, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोयले का दहन से ये अभिक्रिया हुई है। और देखिएगा आगे, और यहाँ पे जल का निर्माण, तो देखिएगा ये एक अभिक्रिया यहाँ पे हुई है। तो ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से एक और जो है कि परिभाषा निकल के आ रही है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। और यहाँ से प्राकृतिक गैस का दहन और श्वास एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ से इसको भी नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से साग सब्जियाँ वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये 3 उदाहरण थे जो आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन के बारे में भी ऊपर प्रश्न हमने दिखाया था, जो आपके एग्जाम में प्रश्न बना था। तो जो है कि वियोजन अभिक्रिया के क्या हैं, ये उदाहरण क्या हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो में प्रयोग किया जाता है और श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो कि आपके जो है कि एनसीईआरटी में ये नाम लिखा गया है। तो इसको अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया में देखिएगा, अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट कर जो है कि छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 और SO3 क्या हैं, तो गैसें हैं। इनको भी आप जो है कि याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे, और यहाँ से देखिएगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो है कि फैक्ट था। और देखिए ये वियोजन अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ठीक, ये क्या हैं, तो जो है कि वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। हमने जो है कि उदाहरण भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसको भी आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। और देखिए आगे फ्रेंड्स, देखिए मेन जो फैक्ट हैं आपको सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपके लिए क्या किए हैं, हाईलाइट करके यहाँ पे आपको हम दिखाए हैं। और यहाँ पे देखिएगा सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है, ये भी जो है कि आप देख लीजिएगा। और ये देखिएगा ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो हमने ऊपर दिखाया था पेन से लिखकर, में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए। ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। और आपने ऊष्मा छेपी भी देखा और आपने ऊष्मा शोषी भी देखा। तो ठीक है, तो इनके में आप जो है कि देख लीजिएगा दोनों को। और देखिए और कुछ भी इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। इस अभिक्रिया में आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से निकल के आ रहे हैं। और देखिएगा आपके जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जो आपके फैक्ट हैं ये MCQs में आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। तो MCQs जो है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से देखिएगा ये क्या है, तो ये जो होते हैं ये अधिक क्रियाशील होते हैं, जो अभिकारक होते हैं। और ये जो उत्पाद में जो निकल के आता है ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, तो यही है। और यहाँ से देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन कहते हैं। और
यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया के आपके 2 उदाहरण दिए गए हैं, इनको भी जो है कि आप देख लीजिएगा। और यहाँ से देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जिंक तथा लेड, तो ये क्या है, जिंक हैं और ये लेड हैं, ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व हैं। ठीक है, और ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व हैं, ये जो आखिरी में दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आपके कुछ और भी यहाँ पर अवक्षेपण, और यहाँ से देखिएगा एक और परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। श्वेत रंग एक प्रकाश का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के कुछ आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ से एक परिभाषा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं और अवक्षेपण और अवक्षेप। ठीक है, तो इनको भी आप जो है कि यहाँ से नोट डाउन करिएगा। ये सबको मैं फ्रेंड्स आपके एमसीक्यूज में डाला हूँ जो कि आपके कॉन्सेप्ट को तुरंत क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से और भी कुछ अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। यानी कि यहाँ से देखिए आपके 2 फैक्ट निकल के आएंगे। अब देखिए हमने कुछ फैक्ट को यहाँ से आपके यहाँ से कुछ हाईलाइट करके रखा है, और जिसको हम लोग नीचे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से आपको उपचयन एवं अपचयन को पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से इसको जो है कि आप देखिएगा। सबसे पहले उपचयन और अपचयन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों परिभाषाएं आपकी एक साथ जो है कि क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से देखिएगा, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहते हैं, उपचयन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ये क्या होते हैं, उपचयन होते हैं। और यहाँ से जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ की ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन होगा, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो वहाँ पर अपचयन होगा। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आएंगे, और आए हैं 2, और यहाँ से अपचयन उपचयन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, हमने यहाँ पर देखिए पेन से कुछ आपके फैक्ट को क्लियर करने के लिए नोट डाउन किया है। देखिए उपचयन है क्या, उपचयन देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, उपचयन होगा। और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होगा। तो यहाँ पर आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए एक क्या है, संक्षारण आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो संक्षारण क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले संक्षारण के उदाहरण आप देख लीजिए। यहीं से आपको जो है कि आधा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। और देखे होंगे चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, यानी कि चांदी जब गंदी हो जाती है तो काली हो जाती है, तो वो क्या है, तो संक्षारण के उदाहरण हैं। और तांबे पे देखे होंगे हरी परत चढ़ जाती है, यानी कि जब गंदी होती है तांबा जब गंदी होती है तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है, तो ये क्या है, तो संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएंगे जो कि आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ से जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। ठीक है, संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। तो हमने जो है कि ऊपर लिखा था पेन से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा विकृत गंधिता के बारे में भी प्रश्न बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये भी देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है हमने वही चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट की है। ठीक है, देखिए विकृत गंधिता के उदाहरण क्या हैं, तेल, वसा, नमकीन और चिप्स। अब इनको कैसे समझना है, यहाँ पर आप देखे होंगे सबसे पहले जो चिप्स या कुरकुरे जब आप लेते हैं तो उसमें हवा भरी रहती है। ठीक है, तो वही क्या है, विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। चिप्स बनने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यानी कि यहाँ पर आप
साफ साफ भाषा में ये समझिएगा कि जो आपके चिप्स या कुरकुरे के जो पैकेट होते हैं आप देखे होंगे फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो सबसे पहले आप देखिएगा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस कम सक्रिय गैसें हैं इसलिए, ठीक है। और वहाँ पर अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो वो चिप्स और कुरकुरे आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यही उसका जो है कि विकृत गंधिता के कुछ यहाँ पे फैक्ट हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित आपके जितने फैक्ट आपने ऊपर पढ़ा था, जितनी परिभाषाएं आपने पढ़ी थी ऊपर, अब उनसे संबंधित आपके एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज के सबसे पहले आप जवाब कमेंट में देते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और अवस्था में भी परिवर्तन होगा। इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो यानी कि उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त जो तीनों ABC जो है कि हैं परिवर्तन, ये तीनों परिवर्तन दर्शाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अब भी हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ये श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? हमने ऊपर बताया था कि जो है कि ये क्या बन जाता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर है। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को पॉज करके आप जो है कि हमसे पहले आप जो है कि आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर अभिकारक की परिभाषा बताया था। देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं? तो पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमने कुछ ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसे करके बताया था, एक इधर होगा और एक इधर होगा और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। तो इधर अभिकारक होते हैं बाएं साइड में और यहाँ पे दाएं साइड में क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं जो नए बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे, आपके अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो सबसे पहले अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है आप कमेंट करिए, वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है। देखिए, अभिकारकों को कहाँ लिखा जाता है? तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और दाईं ओर क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, यहाँ से हमने कुछ आपके फैक्ट को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है ताकि आपको जो है कि समझने में और भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए, अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइन यानी कि बाईं ओर, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें कहाँ लिखा जाता है? तो दाईं ओर। तो एक लाइन में आप जो है कि समझ जाएंगे कि अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है और उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, यह अभिक्रिया होने को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि ये जो तीर का निशान होता है ये किसकी तरफ होता है? तो ये उत्पाद की तरफ होता है, इसको जो है कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो उत्पाद की तरफ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा, यहाँ से कुछ आपके और भी प्रश्न हैं। देखिए, टोटल हमने इसमें 20 से 25 प्रश्न इंक्लूड किए हैं ताकि ये पूरा जो है कि चैप्टर आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ से देखिए, अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो हमने ऊपर बहुत बार बताया है कि जो है कि उत्पाद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। इधर क्या होता है? अभिकारक होता है और ये तीर के इधर क्या होता है? उत्पाद होता है और अभिकारकों से ही उत्पाद का जो है कि निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे प्रश्न नंबर 6, यहाँ से जो है कि आप इस परिभाषा को एक बार और पढ़ लीजिए। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ से आप जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और देखिए आगे फ्रेंड्स, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है? तो उत्पाद की तरफ होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो खुद भी फ्रेंड्स आप अगर कॉन्सेप्ट को ऊपर क्लियर होंगे तो आंसर दे सकते हैं,
ठीक है। यहाँ से देखिए प्रश्न नंबर 7 को हम लोग देखेंगे। जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा? तो समीकरण यहाँ पर संतुलित समीकरण होगा। जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वहाँ पर क्या होता है? तो संतुलित समीकरण जो है कि होता है। और ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को आप याद रखिएगा, संतुलित समीकरण, दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यही हमने ऊपर बताया था, यहाँ से आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो देखिए इसका रासायनिक समीकरण जो है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, 2Mg + O2, और यहाँ पे तीर दर्शाएंगे और देखिए क्या बनेगा उत्पाद में, तो 2MgO बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ाया था। ठीक है, और हमने ऊपर आपको क्या पढ़ाया था तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इंक्लूड भी किया है ताकि आपको जो है कि याद आ सके। और यहाँ से देखिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है, कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ से ये सारे फैक्ट हैं आपके जो इस प्रश्न को बिल्कुल संतुष्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। अभिक्रिया की उपस्थिति, अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? तो ये तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है और तीर के निशान के नीचे दर्शाया जाता है। किनको? ताप, दाब और उत्प्रेरक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि राइट आंसर डी हो जाएगा। इनको जो है कि आप याद रखेंगे। और हमने ऊपर क्या बताया था आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ बिल्कुल देखिए सेम आपके यहीं से प्रश्न बना है। परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये क्या है? तीर के ऊपर या नीचे हैं। इनको जो है कि ताप, दाब और उत्प्रेरक हैं जो कि तीर के ऊपर और नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट हैं आपके क्लियर हो गए। और फ्रेंड्स आप जो है कि वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा ताकि फ्रेंड्स हमें एक मोटिवेशन मिले। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस अभिक्रिया को जो है कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, हमने ऊपर बताया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा इस प्रश्न को यहाँ से क्लियर हम करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बूझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये फैक्ट आपका क्लियर होगा जो प्रश्न था। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका जो है कि प्रश्न था जो कि हमने नीचे कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए संयोजन अभिक्रिया के बारे में हमने ऊपर बताया था और यहाँ से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो उसको क्या कहेंगे? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इस प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे फैक्ट में क्लियर करेंगे। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ से हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में जानना था। तो देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया
कहते हैं। यानी कि उत्पाद के साथ साथ क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उत्पाद के साथ साथ यहाँ पे क्या हुई है, तो ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न हुई है। तो यही जो है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लक्षण हैं जिनको हमने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है, अब देखिए उन अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि हम लोग यहाँ से 13 का जो है कि वियोजन अभिक्रिया, तो हमने वियोजन अभिक्रिया के बारे में ऊपर देख लिया था। और यहाँ से देखिए वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपके जो है कि फैक्ट हैं। और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि हमने ऊपर बताया था। और SO2 और SO3 ये क्या है, गैसें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके फैक्ट थे। और देखिए जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, तो कॉमन सा जो है कि यहाँ पर बात है कि भोजन से जो है कि हमें ऊर्जा प्रदान होती है। भोजन आप नहीं करेंगे तो दुबले पतले और कमज़ोर हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब आपने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में ऊपर पढ़ा था, और अब आपको क्या है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है कि अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, इसको क्या कहते हैं, तो ऊष्मा शोषी। यहाँ पे इसके प्रश्न में ही आंसर है, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा यहाँ से हमने पेन से इम्पोर्टेंट भी लिखा है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका यहाँ से प्रश्न क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखिए अपने पूरा जो है कि 100% आपको दिया है इस चैप्टर के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम सारे क्लास की NCERT जैसे 9th ज्योग्राफी को कंप्लीट किए हैं, आज हम जैसे साइंस को पढ़ाए हैं वैसे हम जो है कि आपके सारे चैप्टर को ऐसे ही क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलय होता है, उस अविलय पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, हमने ऊपर जाना था, और इसको हम अभी भी नीचे यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ से देखिए श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय होता है, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो है कि आपके फैक्ट हैं जो प्रश्न को क्लियर कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिएगा अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसमें विलय से हटा दें उसे क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इस प्रश्न का यहाँ पर देखिएगा, इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए ये क्या है, तो अधिक क्रियाशील है, और ये क्या है, कम क्रियाशील है। तो अभिकारक से उत्पाद में इसको क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि ये यहाँ पे जिंक क्या है, तो अधिक क्रियाशील है, और कॉपर क्या है, तो कम क्रियाशील है। यहाँ पर ये फैक्ट आपके क्लियर होते हैं। यहाँ पे देखिए जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को यौगिक को विस्थापित कर देते हैं। तो ये आपका जो है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे इस अभिक्रिया में, तो जिंक तथा लेड, ये देखिए क्या है, तो ये आपके जिंक हैं और ये आपके लेड हैं। ठीक है, इनकी अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा यहाँ पे देखिए कॉपर क्या है, तो कम क्रियाशील होते हैं। तो ये कॉपर को क्या है, विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो यही इस प्रश्न में कहा गया था। और देखिएगा प्रश्न नंबर 18, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
तो उसको कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ठीक है। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन होते हैं, अपचयन हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों अपचयन और उपचयन की परिभाषाएं हैं जो हमने ऊपर बताया था, और यहाँ से हम खुद पेन से यहाँ पर लिख के आपके इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए उपचयन किसको कहेंगे, तो उपचयन किसको कहेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन में ह्रास होगा तो उपचयन होगा। और देखिए ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी तो इसको अपचयन कहा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका जो सही था आपने ऊपर देख लिया था, और यहाँ से इसको हमने हाईलाइट भी किया है। अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो उपचयन होगा, और पदार्थ का अपचयन तब होगा जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि। तो ये आप जो है कि भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना था और बनेगा। यहाँ से देखिए किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है, तो किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होगा, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है, बी और सी दोनों। तो बी और सी यानी कि अपचयन को देखेंगे बी और सी को, तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन में ह्रास होगा, तो ये क्या होगा, तो ये आपका अपचयन होगा, ठीक है। तो इसको आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है, तो देखिए किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है, तो देखिए आपका जो है कि इसका भी राइट आंसर डी है, ए और बी दोनों, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा तो इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको उपचयन कहा जाएगा। तो अपचयन और उपचयन आपने दोनों में अंतर देख लिया, दोनों की परिभाषा देख ली, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और फ्रेंड्स देखिए ये चैप्टर आपका जो है कि ख़त्म होता है, ठीक है। हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है। और वीडियो जो है कि कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, वो जो है कि आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो है कि वीडियो को जो है कि पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलेंगे फ्रेंड्स आपके चैप्टर नंबर 2 के साथ। तो फ्रेंड्स आज बता दें कि चैप्टर नंबर आपका 2 कौन सा है, तो चैप्टर नंबर जो है कि आपका 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जो है कि TRE 4.0 के लिए। देखिए TRE 1 हो, TRE 2 हो या TRE 3 हो, आपके जो है कि अम्ल क्षारक एवं लवण से, यानी कि पूरे जो है कि जितने क्लास 10 की NCERT में जितने टोटल जो है कि आपके 13 चैप्टर हैं, और 13 जो चैप्टर हैं वो आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 13 चैप्टर से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कल मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।